हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। कोई भी हमें एलपीपी दे रखी हो उसका बेसिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो कोई भी सिस्टम दे रखा है हमें ax इज इक्वल टू b, ये कोई लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है जिसमें m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल है, जहाँ पे m है वो लेस देन n है। ठीक है, देन अगर रैंक ऑफ a बराबर रैंक ऑफ रो होता है, ये रैंक बोलते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स विद p ये इक्वल हो और साथ ही साथ m के इक्वल हो, तब हम इसके बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो बेसिक सॉल्यूशन इसका कौन सा होगा कि जो हमारा x जो वेरिएबल है, मतलब n वेरिएबल है जिसके अंदर, तो इनमें से आप n माइनस m वेरिएबल को 0 पुट कर दो। ठीक है, क्या करोगे, देन पुट n माइनस m वेरिएबल इन n माइनस m वेरिएबल को क्या पुट करना है, टू 0, इनको 0 पुट करना है। देन पुट n माइनस m वेरिएबल टू 0 पुट करना है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए वेरिएबल है उनके करस्पोंडिंग, उनके रिस्पेक्ट में उनके जो कोफिशिएंट है कहाँ पे, अपने ax इज इक्वल टू b जो सिस्टम है इसमें जो बचे हुए वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है, उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी m क्रॉस m की। ठीक है, m क्रॉस m की। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब वो जो उसके करस्पोंडिंग जो अपना सॉल्यूशन आएगा वो उसका बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। देन the solution जो n माइनस m वेरिएबल हमने 0 कर दिए, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं, मान लो b इनवर्स b। ठीक है, जहाँ पे इज सॉल्यूशन, ठीक है, इज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, then the solution is basic solution if जो b है उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और b क्या है वहाँ पे, वेयर b इज ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो वेरिएबल। ठीक है ना, तो जो हमारे नॉन जीरो वेरिएबल बच चुके थे उनके जो कोफिशिएंट थे उनकी हमने एक मैट्रिक्स बना ली m क्रॉस m की। उसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तब उसके करस्पोंडिंग जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा क्या, एक्स बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। आई ना बात समझ में? तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था। ठीक है, अब देखो अपने पास दो डेफिनेशंस और आ रही हैं, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक तो होता है नॉन डीजनरेट, ठीक है, नॉन डीजनरेट, और एक होता है डीजनरेट। तो नॉन डीजनरेट में तो क्या होता है कि आपने n माइनस m वेरिएबल 0 कर दिए, उसके बाद जितने वेरिएबल बच गए, कितने m वेरिएबल बच गए, उन m वेरिएबल में से कोई भी 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो है, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा नॉन डीजनरेट है। और अगर उनमें से कोई एक 0 हो गया, मतलब अगर हमारे पास n माइनस m से ज़्यादा वेरिएबल 0 आ रहे हैं,
n माइनस m से n माइनस m वेरिएबल को तो हमें 0 पुट करना है। क्यों? किसके लिए? बेसिक सॉल्यूशन के लिए। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में n माइनस m वेरिएबल से एक भी ज़्यादा अगर 0 हमें मिल चुका है वेरिएबल में, तो वो डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। ए बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट इफ नन ऑफ द बेसिक वेरिएबल वेनिसेस। ए बेसिक सॉल्यूशन is called non-degenerate if none of the basic variable are vanishes. None of the basic variable are vanishes। समझ में आई ना बात? बेसिक वेरिएबल का मतलब जो हमने n माइनस m वेरिएबल 0 पुट करने के बाद जो बाकी बच गए थे हमारे वेरिएबल, उनको हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। अगर उनमें से कोई भी अगर वेनिश नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो हमारा जो सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन वो नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है। अब तीसरी बात डिजेनरेट वेरिएबल की बात करेंगे, सॉल्यूशन की। डिजेनरेट सॉल्यूशन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिजेनरेट इफ एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज वेनिसेस। एक भी अगर वेनिश कर गया तो वो हमारा डिजेनरेट सॉल्यूशन कहलाएगा। इफ वन और मोर ऑफ द बेसिक वेरिएबल आर 0। ए बेसिक सॉल्यूशन is called degenerate if one or more basic variable are 0। अगर एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो बेसिक वेरिएबल है वो 0 हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है वो हमारा डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। आई ना बात सुनने? तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो डेफिनेशन है वो आती है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की। कोई भी एलपीपी के लिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में BFS भी बोलते हैं। BFS बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। BS का मतलब बेसिक सॉल्यूशन, BFS का मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये किसी भी LPP के लिए होता है। ठीक है, ये तो हमारा कोई भी कंस्ट्रेंट के लिए होता है या फिर कोई लीनियर सिस्टम के लिए होता है, लेकिन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो कोई LPP के लिए ज्ञात किया जाता है। तो कोई भी अपने को LPP दे रखे, इन LPP एनी फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इफ इट इज बेसिक। देखो कोई भी LPP है, ठीक है, एनी LPP इन एनी LPP ए बेसिक ए फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मैंने क्या मतलब बताया था? फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाला और साथ ही साथ
नॉन नेगेटिविटी को होल्ड करने वाला सॉल्यूशन क्या कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तो कोई भी एलपीपी दे रखी है उसको सेटिस्फाई करने वाला और साथ में जो नीचे नॉन नेगेटिविटी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी भी एलपीपी में कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन हो वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा यदि वो खुद बेसिक सॉल्यूशन भी हो। और बेसिक सॉल्यूशन का मैंने मतलब बता दिया कि उसमें से आप n-m वेरिएबल को 0 पुट कर दो। बाकी जो बचे वेरिएबल हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है, बी, और उस बी का हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर नॉन जीरो है तो हम बोल देंगे कि वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? इन एलपीपी एनी फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक इन एनी एलपीपी ए फिजिबल सॉल्यूशन, ये फिजिबल सॉल्यूशन इज called basic feasible solution if it is basic solution। आई ना बात में? तो कोई भी एलपीपी में एक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा यदि वो खुद बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखो, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन ये डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज हम फिजिबल सॉल्यूशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि n-m वेरिएबल को 0 पुट करो, ठीक है। आप कोई भी मतलब नॉन जीरो सारे के सारे वेरिएबल भी उसको सेटिस्फाई करने वाले मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन में यही डिफरेंस है कि बेसिक सॉल्यूशन में हमारा n-m वेरिएबल को 0 पुट करना ही होगा, तभी हम उसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और फिजिबल सॉल्यूशन भी तो उसको सेटिस्फाई करता है और बेसिक सॉल्यूशन भी हमारे कंस्ट्रेंट जो हमारे दे रखे हैं उनको सेटिस्फाई करता है। दोनों ये सॉल्यूशन होते हैं उसके। बस खास बात इनमें ये होती है कि बेसिक सॉल्यूशन में n-m वेरिएबल है वो 0 होंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए बेसिक सॉल्यूशन। एक बात और ध्यान रखना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो डिजनरेट भी हो सकता है और नॉन डिजनरेट भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखो, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, उसका फिजिबल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, साथ में बेसिक होगा, मतलब उसमें n-m वेरिएबल 0 होंगे। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि n-m से ज़्यादा वेरिएबल 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हमें ये ज़रूर बोला गया कि n-m से तो हमें करने 0 है, क्योंकि हमारा बेसिक होना ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा अगर वेरिएबल 0 हो गए तो वो हमारा हो गया डिजनरेट, और अगर n-m ही एग्जैक्टली n-m ही 0 है, वेरिएबल 0 है, तो वो हो गया हमारा नॉन डिजनरेट। तो ये हमारी थी कुछ सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशंस और उनमें डिफरेंस, तो आप कंपेयर कर पाओगे अब आसानी से, ठीक है। तो एक ये चीज़ तो समझ में आ गई ना, आपको बेसिक सॉल्यूशन निकालना हो तो ये डिटरमिनेंट है ना, जो कंपोनेंट मैट्रिक्स है या फिर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो आप बोल दोगे कि वो सॉल्यूशन उसका बेसिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम एलपीपी में कुछ डेफिनेशंस है उनका भी यूज़ करेंगे और उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे। तो देखो, कोई भी एलपीपी होती है, ये z इज इक्वल टू कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा, ठीक है, और a कोई एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स देगा, और b है वो हमारा एक ax इज इक्वल टू b एक कोई वेक्टर देगा। तो इनका भी एक स्पेशल नाम दे रखा है, तो उनको भी हम अभी नोट कर लेंगे। तो देखो,
कोई भी LPP दे रखी है अपने को, ठीक है। LPP में एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जैसे मैक्सिमाइज ऑफ z इज इक्वल टू CX, या फिर इनको खोल लो, क्या C1 C2 C3 C4 C5 से CN, ठीक है, ज़्यादा लिखती है। और इसको मल्टीप्लाई करवाना है x1 x2 x3 xn, ठीक है, ऐसे कॉलम वेक्टर से। तो मैं डायरेक्ट इसको x लिख रहा हूँ, xn है ये, ठीक है, x1 x2 x3 x4 xn ऐसे। तो ये तो है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, कुछ सिस्टम के लिए इक्वेशंस होती हैं, m इक्वेशन मान लो, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो उसमें मान लो हम ले रहे हैं m इक्वेशन ले रहे हैं, n वेरिएबल हमने ले चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला a11 x1 a12 x2 और a1n xn और इज इक्वल टू b1 ले लिया। ये देखो, इज इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों में से कोई भी इक्वलिटी हो सकती है। दूसरा ले लो, दूसरी इक्वेशन क्या ले ली, a21 x1 a22 x2 और लास्ट में a2n xn इज इक्वल टू b2। ऐसे ही हम mth इक्वेशन लेंगे, am1 x1 am2 x2 डॉट 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 amn xn bn। ये हमारी एक LPP है जहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल x1 से लेके xn तक है, वो सारे के सारे पॉजिटिव है। देन डेफिनेशन हो गई। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z में जो कोफिशिएंट है, z के जो z में जो x के कोफिशिएंट है C1 C2 C, इनको हम प्राइस वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस वेक्टर। प्राइस वेक्टर ये किसको बोलते हैं, C, ठीक है। C का मतलब समझ में आ गया ना, क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है वो जो वेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइस वेक्टर, ठीक है। और जो कोई भी वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे x2 उठा लिया हमने, ये जो x2 वेरिएबल उठा लिया, तो इसमें जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, x2 के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं किसमें, कंस्ट्रेंट में जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एसोसिएट टू द वेरिएबल। ये हम एक्टिवली वेक्टर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवली वेक्टर। एक्टिविटी वेक्टर। और इसको हम जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं। जैसे ये कॉलम हो गया ना, कॉलम को पूरा डिनोट करते हैं। जैसे ये कॉलम 1 है तो अल्फा 1, कॉलम 2 अल्फा 2, कॉलम 3 अल्फा 3 और कॉलम n है तो अल्फा n। तो इसको हम जनरली अल्फा i मान लो, ठीक है। अल्फा i का मतलब A1i A2i A3i और mi। तो ये हम हमारा एक्टिविटी वेक्टर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ xi इन कंस्ट्रेंट इज कोफिशिएंट ऑफ xi इन कंस्ट्रेंट। जो हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसके अंदर जो xi जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम अल्फा i से डिनोट करते हैं और ये
कॉलम वेक्टर होता है, इसको एक्टिविटी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और रह जाता है बी, जो आगे है ना B1 to BN, सॉरी BM है, ये M इक्वेशन है ना, तो BM तक चलेगा। तो जो है ना B, इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर, रिक्वायरमेंट वेक्टर या डिमांड वेक्टर। ठीक है, तो तीसरा आ गया अपना रिक्वायरमेंट वेक्टर। रिक्वायरमेंट वेक्टर ये क्या हो गया B1 B2 से लेके BN। ठीक है, तो जो भी LPP है वो आपको रियल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम दे देता है। जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो 5 प्रोडक्ट आपके पास, तो पांचों प्रोडक्ट को हम वेरिएबल से नाम देंगे X1 X2 X3 X4 X5। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है, तो उसको हम डिनोट देंगे। मान लो X1 का प्राइस C1 है, X2 का प्राइस C2 है, X3 का प्राइस C3 है, ऐसे। ठीक है, पांचों का प्राइस हो गया। फिर हमें क्या होता है कि कोई मान लो खरीदने वाला है, उसको वो पांचों प्राइस खरीदने, तो उसकी डिमांड होगी कि हमें या फिर 5 कंपनी है। ठीक है, 5 कंपनी है, तो या 6 कंपनी है, जितनी भी 3 कंपनी है, उनको डिमांड है कि मुझे इन सब की डिमांड है, और मेरी डिमांड है मान लो B1, मैं इतना खरीदना चाहता हूँ, ये मान लो B2 है, ये B3 है, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या होता है, इनको एक LPP में बनाना होता है। फिर उसको आपको सोल्व करना है कि इसका मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट कितना होता है, या फिर इसका मिनिमम कॉस्ट निकालो। ठीक है, ये चीज़ें आपके इसमें LPP में आती है। तो उसको सोल्व करने के लिए अपने पास कुछ मेथड है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड हो गया। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, एक LPP को सोल्व करने का मेथड है जिसमें कुछ कंडीशन है, तो हमें कोई भी LPP देगा, इसमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लीनियर होगी, ये है LPP लीनियर होती है। तो अब हमें उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो कोई भी LPP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये चीज़ें सारी बेसिक है, ये आपने पढ़ी हुई भी है, लेकिन हम बेसिक से लेके चलेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया ना, हम भूल भी गए हैं वो चीज़ें। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। पहली बात इसने दे रखी है कि कंस्टेंट आर इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एक्सेप्ट द नॉन नेगेटिव, ऑल द कंस्टेंट आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो देखो, हमें इनक्वालिटीज दी होती है ना LPP में, जैसे हमें जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट होते हैं उसमें क्या देता है, X1 + 2X2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे दे देता है। ठीक है, तो इसमें कुछ वेरिएबल ऐड कर देंगे। मान लो ये कम है ना, 3 से कम है, तो इसमें कुछ ऐड कर दे तो ये बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें कुछ वेरिएबल तीसरा ऐड कर दिया, हम मान रहे X1 + 2X2 + S1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हम इतना ऐड किया कि ये इक्वल बन जाए। तो कोई भी LPP है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जितने भी कंस्ट्रेंट में इक्वेशंस है, सॉरी इनक्वालिटीज़ है, इनको इनक्वालिटीज़ बोलते हैं, और जब इक्वलिटी लग जाती है तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इक्वालिटीज़ है उनको हमें बनाना है इक्वेशन। ठीक है, ऑल
द कंस्ट्रेंट आर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। पहली क्या बात होगी, ऑल द कंस्ट्रेंट आर इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। पहली बात, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख लो, कोई भी इक्वलिटी है, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी है, उसके अंदर अगर ये लेस देन इक्वल टू है और अगर हम कुछ वेरिएबल ऐड करके उसको इक्वल टू बना रहे हैं, तो जो ऐड किया हुआ है इसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लो। एक साइड में मैं यहीं लिखवा देता हूँ। मान लो एक सिंपल सीधा ही लिखवा रहा हूँ समझने के तौर पे, जैसे A11 x1 या A1 प्लस A2 x2 प्लस AN xn इज लेस देन इक्वल टू B1। तो इसमें मैं सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल बन जाएगा x1 A2 x2 प्लस AN xn प्लस S1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू। ये क्या कहलाता है, स्लैक वेरिएबल, ठीक है। अगर ये होती ग्रेटर देन इक्वल टू B1, ठीक है, तब हम क्या करते, ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है, बड़ा नंबर हो गया, तो इसमें से अगर हम कुछ घटा दें, इतना घटा दें कि ये इक्वल बन जाए। अगर A1 x1 A2 x2 और AN xn में से कुछ मैंने घटा दिया, मान लो y1 ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू B1 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं, सर प्लस वेरिएबल, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो हो गया स्लैक वेरिएबल, अगर कंस्ट्रेंट में से घटाएंगे तो वो हो गया सरप्लस, ठीक है। तो ये था हमारा स्लैक वेरिएबल और सरप्लस। तो कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी है तो उसमें आप घटा के या ऐड करके उसको इक्वेशन बना लो, मतलब इक्वलिटी बना लो, तब हम बोलेंगे। तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे के सारे जो कंस्टेंट है वो इक्वेशन के फॉर्म में होगी, मतलब सारी की सारी इक्वलिटी होगी, इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि द कंपोनेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट वेक्टर बी आर पॉजिटिव। जो हमारा बी है, बी रिक्वायरमेंट कॉलम या तो उसमें सारे के सारे जो बी आईज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ रिक्वायरमेंट वेक्टर आर पॉजिटिव। आई ना बात समझ, ठीक है। तीसरी दे रखी है ऑल द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव। तो कोई भी एलपीपी है उसके अंदर सारे के सारे जो वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, हम उनको ब्रेक करेंगे दो में, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे। ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है।
और चौथी बात ये है कि हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन या फिर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइज नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा के मैक्सिमाइज बना लो। इसने क्या देखा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is maximize टाइप। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है कोई भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए। तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो हमें एग्जांपल मिला है एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस x3। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब हम ये सेलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल तो हमारे पास बढ़ गया ना, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इसमें भी तो वेरिएबल आएगा यहाँ पे। तो जब वेरिएबल लिखेंगे तो उसके कोफिशिएंट में जो है हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब उस वेरिएबल का हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी वैल्यू 0 ही देगा, ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। तो हमारे पास जो है एलपीपी दे रखी है वो मिनिमाइज की है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस x3। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, यानी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कुछ कंडीशंस है। मतलब क्या कंडीशन है, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये है हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन दे रखी है 3x2 माइनस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 10, और साथ ही साथ हमारे पास x1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x3 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सॉरी इन पे भी कंडीशन है कि ये तीनों के तीनों ही ग्रेटर देन 0 है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, x1, x2 और x3 तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 है, ये हमें दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये लेस देन इक्वल टू है ना, सबसे पहले तो हमें ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइज को कर देंगे मैक्सिमाइज। तो ये कर दिया मैंने मैक्सिमाइज, z इज इक्वल टू, इसको कर दो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई,
तो नेगेटिव से आप जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसको नया नोटेशन दे दो, या इसको माइनस जेड से, ठीक है, नया नोटेशन जेड डैश। तो इसमें क्या आ गया, माइनस x1 प्लस 2x2 और माइनस x3, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब बात आती है कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, ऑल द कंस्ट्रेंट आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सारे के सारे इक्वेशन फॉर्म में होने चाहिए। तो ये क्या है, ये नंबर 5 से छोटा है तो इसमें से हम कुछ ऐड कर दें, छोटा है तो इसमें कुछ ऐड कर दें तो बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर दीजिए, स्लैक वेरिएबल। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 तो है नहीं अपने पास, तो इसमें स्लैक वेरिएबल s1 ऐड कर दिया और ये बन गया 5 के इक्वल, इक्वेशन बन गई। दूसरी बात, दूसरे पे आ जाओ, तो ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो मतलब ये नंबर 4 से बड़ा है तो इसमें से कुछ घटा दो, घटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल। तो इसको बोलेंगे सरप्लस। तो यानी कि जो घटा रहे हैं उसको हम सरप्लस वेरिएबल बोलेंगे। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस s2, दूसरा वेरिएबल हमने क्या मान लिया, s2, ये क्या है, सरप्लस वेरिएबल, और ये इक्वल बन जाएगा 4 के। ठीक है, तीसरी बात, 3x2 माइनस 5x3 इज लेस देन 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। तो ये नंबर 10 से छोटा है तो इसमें कुछ ऐड कर दो तो वो इक्वल बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 3x2 माइनस 5x3 प्लस s3, तब बन गया ये 10 के इक्वल। एंड ये सारे के सारे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हो गया काम, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, सभी देख लो, रिक्वायरमेंट वेक्टर भी पॉजिटिव है, ठीक है, तीनों के तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन साथ में हमें ये जो 3 वेरिएबल ऐड किए s1 s2 एंड s3, ये भी हमारे पॉजिटिव हैं, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखना है। कैसे, मल्टीप्लाई करवा के। तो इसमें हम 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 ऐसे हम लिख देंगे। तो अब जो ये फॉर्म बनी है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। सारे के सारे कंस्टेंट होने चाहिए इक्वेशन में, इक्वलिटी में। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल जो आए हैं 6 के 6 वो होने चाहिए पॉजिटिव, सारे के सारे नॉन नेगेटिव। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हमने ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए उनके कोएफिशिएंट होने चाहिए 0। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। थैंक यू।